हेलो एवरीवन, मैं हूं काजल। स्वागत करती हूँ आप सभी का चैनल एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने देखा था पृथ्वी की उत्पत्ति, उसका विकास। ओके, आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? भूकंप। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। हम कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू साथ लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉमेंट सेक्शन में बने रहिए, जवाब देते रहिए। वन बाय वन हम क्वेश्चंस को करते चलते हैं, ठीक है? चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हियर। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्यक्ष पुनर्जनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? किसी को मालूम है फ्रेंड्स? मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। प्रत्यक्ष पुनर्जनन सिद्धांत यानी कि इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी इन इंग्लिश। यह किसकी व्याख्या करता है? किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, यानी कि किसके बारे में बताता है? तो फ्रेंड्स, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, प्रत्यास्थ पुनर्जनन सिद्धांत, ये सबसे पहले इसको जानिए, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रत्यास्थ पुनर्जनन सिद्धांत क्या बोलता है कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं, ओके, चट्टानों के अंतर्गत प्रॉपर जो एक उनका मतलब क्या बोलना चाहिए, भार है, ठीक है, और इंटरनल जो डेंसिटी है उसको सहने की एक शक्ति होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि उनके पास अपनी एक क्षमता है, लेकिन जब उस चट्टान की क्षमता यानी कि सहने की क्षमता, वजन को सहने की क्षमता, उसकी घनत्व से मतलब कि घनत्व जो होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट, और वो सह नहीं पाएगा। उसकी वो फिर क्या होगा कि वो सह नहीं पाएगा जब, तो फिर वो क्या होने लगे, ब्रेक डाउन होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, और टूटेंगे जब तो फिर क्या होगा, पृथ्वी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, राइट। तो वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा उसकी वजह से क्या आएगा? उसकी वजह से क्या आ सकता है? भूकंप आएगा, ठीक है। तो प्रत्यास्थ पुनर्जनन सिद्धांत की जो थ्योरी है वो किसकी व्याख्या करती है? भूकंप की व्याख्या करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, आई थिंक समझ आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्जनन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया फ्रेंड्स? जो हमने अभी ऊपर कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? वो थ्योरी किसने दी थी? तो ये थ्योरी हमारी दी थी होम्स, रीड, जॉली, डेली। किसने दी थी? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये जो थ्योरी थी हमारी, रीड ने प्रपोज की थी। ये हमारे रीड है, इसको इंग्लिश में स्पेलिंग इस तरीके से है। रीड ने दी थी क्या? इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, ठीक है। यानी कि भूकंप की जो वो पहली वाली जो थ्योरी है ना, वो इन्होंने दी थी, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? इसको हम समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पृथ्वी जो है कि आंतरिक संरचना, ठीक है, आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती है? ये सपोज मेरी पृथ्वी है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि लिथोस्फीयर, हाँ, और उसके मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब तो उसके से फेशियल हो गए। अंदर में हमें क्या पढ़ा था? 3 लेयर पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। ये हमने 3 चीजें देखी थी पिछली क्लास में। क्या था? क्रस्ट यानी कि भू प्रॉपर्टी, मेंटल यानी आवरण, और कोर यानी केंद्र। ये तीनों लेयर्स थे। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, उस पृथ्वी के अंतर्गत कौन कौन से मटेरियल्स आएंगे? मतलब पृथ्वी के अंदर कहाँ पे चट्टान है, यानी कि कहाँ पे पूरा ठोस है, कहाँ पे पानी है, ठीक है, कहाँ पे गैसेस है, ये सब चीजों की जो मतलब कि उसकी क्या बोलना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो अंदर कैसा है, ठीक है, कहाँ
पे क्या चीजें उपलब्ध है, इन सब चीजों की जानकारी जो है यानी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी जो है वो हमको कहाँ से मिलती है, उसकी विश्वसनीय जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में क्या दिया, भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी, दबाव और घनत्व। चारों ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा होगा। चलिए हम देखते हैं इससे रिलेटेड कौन सा। तो आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के तरीके कौन कौन से। तो देखिए जानने के फ्रेंड्स इसके इनडायरेक्ट तरीके हैं, डायरेक्ट तरीके हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डायरेक्ट सोर्सेस एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट सोर्सेस की जब हम बात करेंगे जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, तो हमारे पास चट्टान होंगे यानी कि रॉक्स। फ्रेंड्स माय लेक्चर्स विल बी बाइलिंगुअल, ताकि बोथ मतलब जो दोनों सॉरी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों जो मीडियम के हैं उनको ये प्रॉपर समझ आए और वो बेनिफिट मिल सके दोनों को। ओके, चट्टान यानी कि रॉक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा, खनन, ड्रिलिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये ऐसे सोर्सेस है जो प्रॉपर हम देख सकते हैं, जैसे चट्टान है ना, चट्टान जो है बाहर धरातलीय चट्टान, धरातलीय चट्टान लिख लीजिए इसको, स्पेशली धरातलीय चट्टान यानी कि जो चट्टान है बाहर हमको देखने को मिलेंगे। इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या हो सकते हैं, तो इनडायरेक्ट सोर्सेस में होगा ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। और क्या होगा फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और फिर आता है हमारा सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक क्रियाएं। ओके, तो अब समझिए इसको इंग्लिश में देखिए रॉक्स है ना, ड्रिलिंग और यानी कि माइनिंग, ड्रिलिंग माइनिंग, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनोस। तो अब देखिए फ्रेंड्स डायरेक्ट सोर्स इनडायरेक्ट सोर्स में हम इतनी सारी चीज मतलब कि हमारे पास मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आंतरिक संरचना कैसी होगी। बट इसमें क्या पूछा है, विश्वसनीय जानकारी कहाँ से मिलती है, विश्वसनीय यानी मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो हम विश्वास कर सकते हैं वो किसमें करेंगे फ्रेंड्स, चट्टान में कर सकते हैं क्या। चट्टान जो है वो उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है क्या, नहीं होती। बहुत सारे टाइप के चट्टान होते हैं, वोल्केन इग्नियस रॉक्स हो जाएंगे, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक, और अलग अलग फीचर्स के हिसाब से अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये हो सकता है क्या, ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं देता, थोड़ा कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन देता है। खनन, खनन से प्रॉपर हम पूरी जानकारी ले सकते हैं क्या पृथ्वी की। देखिए पृथ्वी की जो रेडियस है वो मोर देन 6000 किलोमीटर, मोर देन, ठीक है। तो इतनी ज्यादा जो मतलब कि उसका जो रेडियस है, त्रिज्या है ना, उसकी थिकनेस है, वो वहां तक हम जा सकते हैं क्या, पहुंच सकते हैं नहीं। जो हम खनन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, अगर हम धरती पे देखें, पृथ्वी पे देखें तो मैक्स टू मैक्स 5 किलोमीटर मैक्स होता है जो हम अंदर उसकी खुदाई कर सकते हैं। और जो समंदर की बात करें तो समंदर में मोस्ट ऑफ 12 किलोमीटर, ठीक है, उससे ज्यादा अभी तक हमने खुदाई नहीं की है। तो इतने में इतना सेंटीमीटर किलोमीटर, इससे ज्यादा उसका क्या है, मोटाई है, उसकी थिकनेस है। पर हम पहुंच कितने पा रहे हैं, मात्र 5 किलोमीटर, और समंदर के रास्ते से, समंदर की तरफ से जाए तो 12 किलोमीटर। तो क्या पॉसिबल है हम पृथ्वी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, नहीं, नॉट पॉसिबल। तो ये भी नहीं होगा। ज्वालामुखी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन निकलता तो है पर उसका सोर्स नहीं पता चल पाता, ठीक है, कि वो उसका जो एक्चुअल में कहाँ से वो स्रोत था, मतलब कितनी गहराई में से वो चीजें
लेयर से ही आती है, तो भी हम बोल सकते हैं कि कोर तक तो हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्व। तो गुरुत्व की जब बात आती है तो गुरुत्व की क्या खासियत है? गुरुत्व जो पृथ्वी है ना, पोल्स में और इक्वेटर में ग्रेविटी अलग अलग होती है, ठीक है। जब हम पोल्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर इक्वेटर की तरफ आए तो ग्रेविटी क्या हो जाती है? कम होने लगती है। तो जब हम ग्रेविटेशन के हिसाब से अगर हम पृथ्वी के फीचर्स जानना चाहें तो इज इट पॉसिबल? ये भी नहीं है, क्योंकि बदलती रहेगी चीजें, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर कहाँ पे कौन सी चीज मिल रही है? तो ये भी नहीं हो सकता। चुंबकीय क्षेत्र क्या एक जैसे है, समान है? नहीं, ये भी अलग अलग है, ठीक है। तो अब हमारे पास आती है सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी किससे संबंधित है फ्रेंड? तो सिस्मिक एक्टिविटी भूकंप से संबंधित है। भूकंप के लिए ये जो वर्ड है सिस्मिक क्रियाएं, सिस्मिक वेव्स निकलते हैं, सिस्मिक तरंगे उस किसमें? भूकंप से। तो इस वजह से जो ये वाली जो मतलब की प्रक्रिया है, इसके थ्रू हम आगे देखेंगे कि कैसे हम एकदम सही तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड? सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है। थोड़ा सा जान लीजिए ब्रीफ में, उस नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगी मैं आपको। तो सिस्मिक एक्टिविटी में होता क्या है? जो भूकंप की तरंगे हैं, भूकंप की तरंगों की अलग अलग खासियत होती है, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, तो प्राइमरी वेव्स की खासियत होगी कि वह तीनों में प्रोपोगेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। लेकिन जब हम सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो दैट प्रोपोगेट्स ओनली इन सॉलिड्स। तो हमसे ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे तीनों चीजें, वो वेव्स जहाँ जहाँ पे ट्रांसफर करेंगे उससे हम पता लगा सकते हैं कि इस जगह में तीनों चीजें हैं, या इस जगह में ये सॉलिड वाला एरिया है, या इस जगह में ये चीज एब्सेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट आगे सीरीज में देखेंगे। तो ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भूकंप विज्ञान से मिलती है। यानी कि भूकंप की जानकारी जब हमको होगी, भूकंप के बारे में हम जब रीड करेंगे तो उसकी एक्टिविटीज को रीड करते करते हमको पृथ्वी की भी आंतरिक संरचना के बारे में पता लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन समझ आया फ्रेंड्स? पूछ क्या रहा है? भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर, है ना, जिस स्थान पर, जिस प्लेस पर भूकंपी तरंगों यानी कि अर्थक्वेक से रिलेटेड वेव्स की उत्पत्ति हो रही है, उस स्थान को क्या कहा जा रहा है? तो अब इसको देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा क्या है? अर्थ है, ठीक है। इसको समझिए, ये मेरा सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे बना के चलिए, ये मेरा अर्थ का सरफेस है, ओके। अब मेरा जो भूकंप का, अगर सपोज कहीं पे मेरा भूकंप यानी कि डिस्टर्बेंस आया, चट्टान अंदर क्या है? चट्टानें हैं बहुत सारी, ठीक है। अब लगातार अंदर में कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर सपोज ये चट्टान खिसक जाते हैं, अपने प्लेस से खिसक जाएंगे, तो ये खिसके अपने प्लेस से, तो अब ये क्या करेंगे? यहाँ पे ये खिसके, तो इसके ऊपर का जो लेयर रहेगा वो भी स्ट्रेटा में भी डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, दिख रहा है ना। ये उसके ऊपर में भी स्ट्रेटा में भी डिस्टर्बेंस आएगा, फिर उसके ऊपर एरिया में भी डिस्टर्बेंस आएगा। तो होगा क्या? एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा यहाँ पे भूकंप आया, यहाँ पे कहीं पे मेरे को डिस्टर्बेंस आया, ठीक है, तो ये अगर ये क्षेत्र से मेरा भूकंप की ऊर्जा यानी कि बह रही है ये, तो ये फैलेगी हर जगह, ठीक है, ये फैलेगी। तो यहाँ वाला जो केंद्र है, इस केंद्र को मैं क्या नाम दूंगी? इसी केंद्र को मैं क्या बोलूंगी? भूकंप केंद्र, ठीक है। और इस भूकंप केंद्र का नाम फ्रेंड्स हम देते हैं फोकस, ठीक है, या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है, फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलेंगे। उसके बाद फिर इसके जस्ट ऊपर में एक केंद्र होगा। इस भूकंप की जो पहली जो एनर्जी, मतलब कि पहला जो प्रभाव जहाँ पे पड़ रहा है वहां पे भी एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या था? ये भूकंप केंद्र, सपोज ये भूकंप केंद्र वाला पॉइंट है ना, सॉरी मैं
भूकंप पॉइंट वाला केंद्र। तो अगर मेरा जस्ट ऊपर यहाँ पे कहीं पे असर दिख रहा है, जहाँ पे पहले भूकंप की जो है इंटेंसिटी पड़ेगी, है ना, जहाँ पे उसका पहला असर पड़ेगा, तो उस केंद्र को क्या बोलेंगे? ऊपरी केंद्र या उत्केंद्र। उत्केंद्र, ऊपरी केंद्र, ठीक है, अधिकेंद्र, ये सारे नाम है फ्रेंड्स। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आएगा क्वेश्चन, तो डोंट गेट कंफ्यूज हियर। उत्केंद्र, ऊपरी केंद्र, अधिकेंद्र, या फिर इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोल दिया जाता है? एपिसेंटर। ठीक है, इंग्लिश में एपिसेंटर, इट्स हाइपोसेंटर, इट्स एपिसेंटर। तो ये दोनों याद रखना है, ठीक है, तो ये दोनों केंद्र याद रखना। तो अब क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चंस में पूछ रहा है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये फोकस एंड हाइपोसेंटर, ठीक है, ये आएगा भूकंप केंद्र। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, दिख रहा है? ये ऑप्शन इसमें से आएगा भूकंप केंद्र, ठीक है, आंसर नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप वह स्थान होता है जहां धरातल पर, पहला क्वेश्चन, धरातल पर भूकंपी लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहर ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आता है। सॉरी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देन फिर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? भूकंप वह स्थान होता है, अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, भूकंप वह स्थान होता है जहाँ पे धरातल पर भूकंपी लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो कौन सा होगा? उत्पत्ति, राइट। भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होगी? जहाँ से, मतलब कि फोकस, भूकंप मूल, यानी उसी को बोल रहा है, हमने देखा था ना वो फोकस। तो जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस पॉइंट को क्या बोल दिया जाता है? फोकस। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आई थिंक समझ आ रहा है, एकदम कुछ है नहीं फ्रेंड्स, धीरे धीरे करते चलिए, है ना, और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे। ठीक, नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से। भूकंप उद्गम केंद्र ऊपर भूपृष्ठ बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, या भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स, पहले हमने देखा क्या देखा? इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा? फोकस वह है केंद्र, भूकंप केंद्र जहाँ पे पहला सबसे पहले भूकंप आएगा, राइट। और उससे ऊपर में एक केंद्र हमने देखा है जिसको हमने अधिकेंद्र बोला, उत्केंद्र बोला, ऊपरी केंद्र बोला और इंग्लिश में एपिसेंटर बोला। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे भूकंप का असर सबसे पहले उस पॉइंट पर देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिसेंटर बोलेंगे, या ऊपरी केंद्र, अधिकेंद्र, ये सब। तो इसमें क्या बोला फ्रेंड्स? अधिकेंद्र, एपिसेंटर। तो एपिसेंटर क्या है? भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। इट विल बी आवर राइट आंसर। ओके, समझ आया? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुई फ्रेंड्स। देखिए क्या कहा जाता है? एपिसेंटर, हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में, राइट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए भूकंप में धरातली तरंगे होती है, कौन सी होती है? चलिए बताइए। गौड़ तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक एवं गौड़ तरंगे। इसमें पूछा क्या है फ्रेंड्स? धरातली तरंगे। तो हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट पर जानना होगा। ओके, चलिए देखते हैं। भूकंप, पहले हमने देखा भूकंप क्या है? अंदर, पृथ्वी के अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से क्या आता है? क्रैक्स आएंगे, है ना, इधर उधर हिलेंगे डुलेंगी चीजें, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक। उसके बाद फिर जब हम बारी आती है कि उसकी स्ट्रक्चर की पढ़ाई करने की, यानी कि अर्थक्वेक के बारे में जानने की, तो अर्थक्वेक को जानने के तरीकों में हम देखेंगे कि क्या है उसकी सिस्मिक एक्टिविटी। तो सिस्मिक एक्टिविटी को जब हम पढ़ते हैं तो सिस्मिक एक्टिविटी में हम देखेंगे वेव्स के बारे में, ठीक है, तरंगों के बारे में।
तो भूकंप की तरंगे कौन कौन सी है देखिए, सिस्मिक वेव्स, वेव्स देखिए आप, ठीक है, अर्थक्वेक वेव्स भी बोल दिया जाता है इसको। ठीक है, भूकंप तरंगे हिंदी में लिख लीजिए भूकंप तरंगे। भूकंप तरंगे में फ्रेंड्स दो टाइप की तरंगे होंगी, पहला क्या होगा बॉडी वेव्स, और दूसरा होगा सरफेस वेव्स। इन्हीं सरफेस वेव्स को ही धरातलीय वेव भी बोल दिया जाता है, धरातलीय तरंगे हिंदी में। ठीक है, तो अब धरातलीय तरंगे बॉडी वेव्स, इसमें कौन कौन सी है, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, ठीक है, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, और जब धरातल की बारी आएगी तो इसमें है लॉन्ग वेव्स। इसको हम दीर्घ पृष्ठीय वेव भी बोलते हैं फ्रेंड्स, दीर्घ पृष्ठीय तरंगे, ठीक है, या फिर दीर्घ तरंगे, लंबी तरंगे, एल तरंगे, ये सब बोल जाता है। शॉर्ट में इसको पी बोला जाएगा, इसको एस बोल दिया जाएगा, इसको बोल दिया जाएगा एल। ठीक है, ओके, समझ आया। तो अब देखिए कौन कौन सी तरंगे हैं। अर्थक्वेक तरंगे में पूछा क्या है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। धरातलीय तरंगे में कौन सी है फ्रेंड्स, लॉन्ग वेव्स, है कि नहीं है। तो यही पूछा था ना, भूकंप में धरातलीय तरंगे कौन सी होंगी, तो धरातलीय तरंगे क्या है, एल तरंगे। ओके, समझ आया दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। हमने प्रीवियस वाले में क्या देखा था फ्रेंड्स, हमने क्या देखा था, प्राइमरी, प्राथमिक और द्वितीयक, और फिर क्या देखा था, लॉन्ग वेव यानी कि दीर्घ पृष्ठीय। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कौन, उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए सबसे पहले समझिए जो बॉडी वेव्स होती है, बॉडी वेव्स किसको बोल रहे हैं, जो सबसे पहले भूकंप, देखिए ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा पृथ्वी पे क्या आ रहा है, भूकंप आया। ठीक है, भूकंप आया तो सबसे पहले जो वेव्स आई, ये क्या होती है मेरी प्राइम, सबसे पहले जो वेव आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, बॉडी वेव्स बोल देंगे। ठीक है, अब इसकी जो इंटेंसिटी होती है ना, इसकी इंटेंसिटी की वजह से ये क्या होगा, ये हमारे जो रॉक्स होंगे उनको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, वो हिलेंगे डुलेंगे, तो जब ये रॉक्स को डिस्टर्ब करेंगे तो इनके पास भी क्या होगा, ये भी अपने तरफ से क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगे और वेव्स निकलेंगे उसमें से। ठीक है, तो ये इन वेव्स को क्या बोल दिया जाता है, सरफेस वेव्स या धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो बॉडी वेव्स हो गई, सरफेस वेव्स हो गई। अब इन्हीं बॉडी वेव्स में हमने क्या देखा था, प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घ पृष्ठीय। तो फ्रेंड्स प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घ पृष्ठीय, इनके बारे में आप समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। प्राथमिक क्या है फ्रेंड्स, तो प्राथमिक वो है जो हमारी बॉडी वेव्स में सबसे पहले आया है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये क्या है, तो ये तीनों में प्रोपोगेट होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ फ्रेंड्स, ठोस, तरल और गैस तीनों में ये प्रोपोगेट हो सकते हैं, मतलब तीनों से ये पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। ठीक है, जबकि सेकेंडरी वेव्स की जब बात करूँ, इसको समझ लीजिए, है ना। ठीक है, जब हम सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोपोगेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा फ्रेंड्स, वो सिर्फ सॉलिड में होता है, ओनली सॉलिड में होता है, लिक्विड और गैस से ये पास नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है, ये कैसा वेव है फ्रेंड्स, ये हमारा लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुदैर्ध्य। ओके, हिंदी मीडियम वाले। और जो ये जब सेकेंडरी वाली बात आती है तो ये कैसे वेव्स है, ये ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो ये पॉइंट नोट करिएगा। अब इसमें बात आ रही है कौन सी सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। क्षति वाली की जब बात आई तो क्षति सबसे, ये लंबी वेव्स है, ये वाली जो है ये सबसे ज्यादा क्या है,
मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान, हार्मफुल कौन है? तो लंबी वेव, दीर्घ पृष्ठीय वेव, इसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ पृष्ठीय। ठीक है, वो देख लेते हैं। अब है क्या, ये कौन सा वेव है? ये सरफेस वेव के अंदर आता है ना, और ये दोनों P और S किस में आ रहे थे? इसमें आ रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। तो हम क्या देखें फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? सबसे ज्यादा क्षति यानी कि नुकसान कौन पहुंचा रही है? लंबी वाली दीर्घ पृष्ठीय वेव सबसे ज्यादा नुकसान हो जाती है। ठीक है, ये हमारा उतना कुछ खास डिस्ट्रक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है? लॉन्ग वेव से, यानी कि सरफेस वेव। बॉडी वेव तो शुरू में हुआ, वो निकल गया है ना, छोड़ दिया ऊर्जा अपना। लेकिन कौन ज्यादा डिस्टर्ब करेगा? चट्टान जब खिसकेगी तो वही ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। ये तो अपनी जगह स्थिर है, थोड़ा सा खिसका फिर वो शांत हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से निरंतर इधर डिस्टर्बेंस आएगा। ये खिसकेगा, फिर इसके ऊपर की स्ट्रेटा खिसकेंगे, फिर ये खिसकेंगे, तो सबको डिस्प्लेस होते जाते हैं अपने प्लेस से, और फिर बहुत ज्यादा मात्रा में ये अर्थ पे पहुंच के क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन लेके आएगा, जहाँ पे क्या होगी? बिल्डिंग दीवारें फिर क्या लगेगी? गिरने लगेगी। ठीक है, तो फिर इसी वजह से हम क्या बोलेंगे इसको, जो लॉन्ग वेव्स है यानी कि सरफेस वेव्स है, वो क्या है? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। ओके फ्रेंड्स, समझ आया? चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, जल्दी जल्दी करके देखते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का एक, भूकंप की तीव्रता, तरल के घनत्व। तो चलिए फ्रेंड्स, हमको आंसर पता होना चाहिए कि हम भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आंसर क्या होगा? भूकंप की तीव्रता। ठीक है, थोड़ा सा रिक्टर स्केल के बारे में देख लीजिए, क्या है रिक्टर स्केल? रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल जो है फ्रेंड्स, ये भूकंप की तीव्रता यानी कि किस ऊर्जा से भूकंप आ रही है। ठीक है, ऊर्जा, भूकंप की ऊर्जा को मापेगा। ठीक है, इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा? 0 से 10, इसकी जो यूनिट होगी ना, 0 से 10 तक इसकी यूनिट होगी, और इस जनरली ये मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा, भूकंप की मैग्नीट्यूड को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। अगर पूछे कि मैग्नीट्यूड कौन नापेगा, तो ये भी बोलेंगे आप कौन? रिक्टर स्केल। बोलेंगे ऊर्जा को कौन दर्शाएगा, तो भी बोलेंगे रिक्टर स्केल। रेंज पूछेगा कि इसमें कितने तक उसकी रेंज होगी, मतलब कि उसके यूनिट्स कहाँ से कहाँ तक लाया करते हैं, तो भी क्या होगा? 0 से 10 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो एक दूसरी चीज देख लीजिए, ये तो था मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक और चीजें पढ़ लीजिए। भूकंप की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को नापती कौन है? तो मर्कैली स्केल। ये हमने क्या देखा था? ये हमने देखा था मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ जो क्या होना चाहिए? लॉस है ना, किस शक्ति के साथ वो निकल के बाहर आ रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है? तो इंटेंसिटी को कौन मेजर करेगा? इंटेंसिटी को मेजर करेगा आपका मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल जो है, इसकी जो रेंज है, इसको लिख लीजिए। ये क्या करेगा फ्रेंड्स? ये इंटेंसिटी को मेजर करेगा। अच्छा, मैंने लिख दिया ना, ओके। ये इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज कब तक, कहाँ से कहाँ है फ्रेंड्स? इसकी रेंज है 0 to 12। ठीक है, इसकी ये 0 to 10 था, ये 0 to 12 था। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो हमने देखा था कौन से तरंगों का उद्भव होता है भूकंप के समय में? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो उनको हम क्या बोलेंगे? PSL, ABL, BSL, RSL, FSL। यहाँ पे शायद टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, इसको सुधार लीजिए। ये वाला जो है ना, ये PSL है। ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्या, उसके बाद फिर क्या है फ्रेंड्स? पृथ्वी के सतह पर भूकंप में ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहता है? ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? क्या पढ़ा था हमने? मध्य केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र, अंतः केंद्र। कौन सा केंद्र है? हमने देखा था उत्केंद्र, ऊपरी केंद्र, अधिकेंद्र, ये तीनों किसके नाम थे?
उसी के नाम है एपी सेंटर जो हमने बोला था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ठीक नीचे बिंदु को, भूकंप केंद्र के नीचे बिंदु यानी कि भूकंप का ही केंद्र समझिए, मेरा भूकंप आ रहा था, भूकंप, ठीक है, यहाँ पे मेरा एपी सेंटर है सपोज, ये मेरा भूकंप वाला सेंटर है, तो ये वो जो फोकस है ना, इसी को ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे बिंदु को क्या कहते हैं, तो हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये वाला एपी सेंटर, ये वाला हाइपोसेंटर, दो ही केंद्र है ना, हाइपोसेंटर और एपी सेंटर। हाइपोसेंटर को फोकस भी बोल दिया जाता है, फोकस केंद्र भी बोल दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे, और भी एमसीक्यूज हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वो इनफ है, उसी से रिलेटेड और एमसीक्यूज आप लोग करिएगा, है ना। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।